जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बता दिया गया था कि हम गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। अब तक 2 वीडियो अवेलेबल करवा मतलब 3 वीडियो फाइनली अवेलेबल करवा दी गई है, जिसमें से 2 वीडियो वर्क पावर एंड एनर्जी का ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने उसमें प्रोवाइड करा दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण हमने बताया था कि इस टॉपिक से टोटल 70 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से इसके बाद जो थर्ड वीडियो बनाई गई थी सेकेंड के बाद, उसमें 25 क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। आज आपकी ये साइंस सीरीज की 4th वीडियो होगी, जिसमें आपको क्या करवाया जाएगा, केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं रेलवे में, वो सारे क्वेश्चंस होंगे साइंस सेक्शन में। टॉपिक वाइज इस सीरीज को कवर करें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। ठीक है, और अगर अभी आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साइंस सीरीज का आप भरपूर फायदा उठाएं। आप खुद भी देखेंगे, जिन लोगों भी पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने भी देखा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, जितने के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे हमने उन सब क्वेश्चन को इस सीरीज में इंक्लूड किया है। तो आई होप कि आप इस सीरीज का आनंद लेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और मस्त अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, अभी जल्दी से जल्दी हम इन सारे आपके क्वेश्चन करवा दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्टली। और याद रखिए कि जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो पूरा पैटर्न इसी को फॉलो करते हुए आएगा। ठीक है, तो 26 नंबर के क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर देते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को देखने में दिक्कत न जाए। ये अब बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। यहाँ देखिए, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुँचती है। ये क्वेश्चन तो हमने आपको कितनी बार बता दिया है, और कई हमने देखा है ना कि ग्रेविटेशनल में मतलब एक ही क्वेश्चन 2-2 3-3 बार भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं ना जाने रेलवे को इतना फेवरेट क्यों लगा कि एक क्वेश्चन को घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब एक, और हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आप खुद ही, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आंसर खुद ही देखिएगा, इधर का आंसर मत देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मत देखिएगा, आप अपने मन से करने की कोशिश करिए कि क्या होना चाहिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट बार से हाइड कर देंगे आंसर को। तो जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी वस्तु धरती से फेंकी गई है और वो शीर्ष पर पहुंच जाती है, तो यहाँ पर जो वेग होता है वो 0 होता है। और अब इस अवस्था पे जाने के बाद, मतलब फेंक दी अपनी अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद, वेग तो 0 हो जाता है, लेकिन अब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगता है, जो एक्सेलरेशन, जो कि नीचे की ओर आकर्षित करेगा। तो वो कितने की रफ्तार से काम करेगा, जी जो होता है उसका एक्चुअल जो मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का, वो होता है 9.8। ठीक है, उसका 81। ठीक है, तो इसका एक्चुअल मान 9.81 होता है, लेकिन आप यहाँ पर मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए कि वेग 0 हो जाता है और त्वरण जो होता है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये आंसर सही होगा। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि, या पूछता है आपसे क्वेश्चन, क्या गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाते हैं। तो आपको पता है कि अगर पृथ्वी के द्वारा जो त्वरण जनरेट होता है उसको आप किसे दर्शाते हो, स्मॉल जी से, जिसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसे तो परफेक्ट सर 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर अप्रॉक्स में लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो आई होप पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सिंबल इसका स्मॉल जी है। ठीक है, और कैपिटल जी से किसको दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल जी से अगर पूछ लेता है तो कैपिटल जी से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अच्छा, अब ये हो जाएगा, ये तो हो गया। चलिए अब उसके बाद क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलता है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती। तो ये तो आप लोग पहले से ही कब से याद करें कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है, और बिना वायुमंडल के या फिर बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकती है। इसीलिए अगर पूछ लेगा कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं, तो याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंगे। अगर और थोड़ा सा डीप बताएं, लेकिन वो ज़्यादा लोडेड हो जाएगा आपके माइंड पे, इसीलिए हम आपको छोड़ दे रहे हैं। अगर पूछेगा ध्वनि किस तरह की तरंगे है, तो धा से याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य में धा आता है ना, तो धा से याद रखिएगा ध्वनि तरंगे। प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगों में प्रा आया है तो प्रकाश, और ध्वनि में अनुदैर्घ्य में धा आया है तो ध्वनि तरंगों को कहा जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो भी कल को पूछता है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, ये तो मतलब कि धरती किस तरह से काम करेगी, कुछ कार्य कर रही है। अब गुरुत्वाकर्षण कैसे कार्य करेगा भाई, तो गुरुत्वाकर्षण का जो कार्य होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कार्य बराबर में क्या होता है, कार्य बराबर में होता है बल गुणित विस्थापन। अगर ऐसे देखा जाए तो कार्य बराबर में होता है बल गुणित विस्थापन। अब चूंकि यहाँ पर बल तो ठीक है, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, लेकिन आखिर विस्थापित करती है तो कोई ना कोई चीज़ को तो करेगी ना। और बल बराबर में आप जानते हैं क्या होता है, m/a, और दूरी बराबर में कोई दूरी होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, जिसमें m भी आए, g मतलब त्वरण भी हो और दूरी भी हो, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है। तो आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, और नहीं याद आ रहा है तो हम आपको बता दें कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, और स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी
स्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पीईबी का लोग डिनोट कर देते हैं, एम इंटू जी। एम जी क्या होता है, एम इंटू ए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको एच से बोलोगे। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला एम जी एच बन गया, यही पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, और ऊंचाई पर। और ऊंचाई पर कौन सी ऊंचाई पर, प्रारंभिक और अंतिम ऊंचाई के अंतर पर। मान लीजिए पहले कोई भी पृथ्वी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा देखिए कहीं आप कई बार देखे होंगे कि मान लीजिए कोई कुर्सी है, कोई कुर्सी का गद्दा है या कुछ भी है, तो वो गद्दा कितना मीटर था, 5 मीटर ऊंचा है पृथ्वी से, ऊंचा है। कोई एकदम से कोई वस्तु को आपने इस गद्दे के ऊपर फेंक दिए तो ये गद्दा दबकर कितना हो गया, ये गद्दा दबकर 3 हो गया। अब 3 हो जाने के बाद वस्तु रखी है, लेकिन जैसे ही इस वस्तु को हटा लोगे वो गद्दा अपनी अवस्था में चला जाएगा 5 मीटर की अवस्था पे। तो आखिर डिफरेंस कितना आया, 2 का। तो ये डिफरेंस पे काम करता है भाई, ऊंचाइयों के अंतर पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, वस्तु की आरंभिक और अंतिम ऊंचाई की अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों का अंतर, इस पर काम करेगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर रही होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खालिस्तान पर लागू होता है। तो सार्वभौमिक नियम का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल किस पर लागू होता है, तो सूर्य और ग्रहों पर लागू होना चाहिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होना चाहिए वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। ओहो, अब इसमें दे दिया हैगा, मतलब ऐसे तो सभी चीज़ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पृथ्वी और सूर्य पर, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा पर, सूर्य और ग्रहों पर, ये सब पर लागू होना चाहिए। लेकिन इसमें राइट आंसर देने वाला क्या होना चाहिए कि वस्तु के किसी भी समूह पर। देखने को तो इसमें सब सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। अगर होता ऑल ऑफ दीज तो अपन ऑल ऑफ दीज कर देते हैं, बट यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वस्तु के कोई भी समूह, कोई भी 2 समूह पर। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो नियम है ना, वो क्या होता है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच ये लॉ फॉलो होता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला उत्तर ज़्यादा उचित होगा देने के लिए। सोचो, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देता है आपको, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। हमने तो पहले इसी को टिक कर दिया, जब ऑप्शन पढ़े तो समझ में आया ये भी सही है, ठीक है। और ज़्यादा सटीक उत्तर देने के लिए क्या रहेगा, ये ज़्यादा परफेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह की भी चीज़ें आपके सामने आएगी, आप बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। और देखिए भाई, चैनल को मतलब सभी के सभी शेयर जरूर करें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं तो सभी के सभी वीडियो को शेयर किया करें, अपने दोस्तों तक भेजा करें, ठीक है। फिर ताकि सभी को प्रॉफिट मिले। हालांकि कोशिश करना कि पहले, हाँ कई लोग ये भी सोचते हैं सर हमारी लग जाए फिर भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है ना कि अब भाई दूसरा को काय पढ़ने दें, ऐसा भी हो जाता है। F=, लेकिन ऐसा मत करें, भेज दें, सबको शेयर कर दें, आपका काम है शेयर करना, ठीक है। ये सूत्र तो आप जानते हैं ना भाई, ये सूत्र किसके लिए है, ये होता है किसमें, जी क्या होता है। अच्छा, इसमें पूछा जी, तो जी क्या आप तो सभी जानते हो। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद ये जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। 1m क्या है, 1m पहला जो भी वस्तु होगी वो, दूसरा m जो दूसरी वस्तु होगी वो, और r क्या उन वस्तुओं के बीच की दूरी होगी। तो जो भी चीज़ें पूछेगा आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, जी पूछा था, कैपिटल जी वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब इस पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 32 वाला, क्या बोलता है, गलत। तो देखिए जो भी पूछा करेगा ना, आपका मेन टारगेट वही होना चाहिए। उसने केवल गलत पूछा तो अपना मेन टारगेट होना चाहिए गलत ढूंढने के लिए, ठीक है। अपना जो मेन टारगेट होना चाहिए वो गलत ढूंढने के लिए होना चाहिए कि एक्चुअल में गलत है क्या भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका केवल एक ही काम है, अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना है पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि एग्जाम में बहुत फायदा हो, ठीक है। देखने के बाद लाइक जरूर कर लेना अगर पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। तो क्या ये सही बोल रहा है क्या कि चंद्रमा पर जी का मान और पृथ्वी के जी के मान, हाँ सर कैपिटल जी तो हर जगह बराबर होता है, तो सही ना बोलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोलता है एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हुई वस्तु जिनका द्रव्यमान इतना है और इतने किलोग्राम है और इतने किलोग्राम के हैं और बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। सब तो दे दिया भाई, आपको पता है बल पूछ रहा है तो बल बराबर में क्या होता है, इस 2 पिंडों के बीच G × m1 × m2 अपॉन में r² होता है। तो G का मान आपको दे के रख दिया, G का मान आप जानते हो, ठीक है। D का मान जानते हो कि नहीं जानते हो, G का मान जानते होगे। M का मान यहाँ पर दिया है कि पहला भी 2 किलोग्राम का है, दूसरा भी 2 किलोग्राम का है। R का मान दे दिया 1 है, ठीक है। और G का मान आप तो जानते ही हो ना, ये आपको जानना रखेगा, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो ही इसका फायदा हो पाएगा।
चलिए, तो ये आई होप कि ये सारी चीज़ें वैल्यू तो आपको क्लियर हो गई है। ये जी का मान आपको याद रखना पड़ेगा तभी काम बनेगा, ठीक है। तो जी का मान अगर आप याद रखते हैं तो ही काम बनेगा। अब सोचिए इसके लिए भी याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने जाएंगे तब क्या करेंगे भाई, लेकिन जिनको याद है वो कर लेगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जी का मान आप सभी को याद है ना, कितना होता है जी का मान, बताइए। जी का मान आप सभी को याद है कितना होता है, बोलिए, किसी को याद है क्या? तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही आपने याद रखना है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इसका, इस पूरी वैल्यू का आपको गुणा करना है किससे, m1 का मान ये 2 है, m2 का मान 2 है, इसका मान 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पर लिख दोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये होता है फोर्स का। तो आपको ये देख रहे हो कि इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो ये 6 हो गया ना, ये मान लीजिए 6 है और 4 में गुणा करोगे तो 6 चौको 24, अप्रॉक्स में 24। तो अपन क्या इसको सॉल्व करने बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में आप सोचो इतने सब सॉल्व करने बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं, इतना सब सॉल्व करने नहीं बैठना है। आप वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। कैसे ऑब्जर्व करोगे सर? ठीक है कि इसको छोड़ देते हैं ना, इसको पहले छोड़, हालांकि अभी तो बता दिए कि ये आ जाएगा, उत्तर सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब लेकिन हमने कहा इसको छोड़ दीजिए, आपको गलत बोला है तो गलत ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि इसने गलत बोला है तो गलत ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन इस तरह की चीज़ें हैं। तो यही क्वेश्चन तो बच्चे पेपर में छोड़ाते हैं और इसी का भरपूर फायदा उठाएंगे आप, ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो ये वाला भी सही हुआ, ये वाला भी सही हुआ। अभी सॉल्व करके देख लिए। फिर बोलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। ओहो हो, वाह वाह वाह। बोलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में मान्य है। ऐसा नहीं है भाई, वो पूरे यूनिवर्स में मान्य है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में मान्य है, ठीक है। और फिर डी, ये ऑप्शन नंबर डी, सी के बाद ये डी है भाई, है ना, डी है। बल दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल बोल रहा है, सही बोल रहा है। जो बल रहता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी भी सही है। तो केवल गलत क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ तो केवल जो गलत लग रहा है वो कितना हो रहा है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर है, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो गलत है आपका वो केवल कौन सा लग रहा है, केवल आपको यही गलत लगा ना, ये वाला, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो प्रयोगशाला में मान्य है ये गलत बोल रहा है। ये जो गुरुत्वाकर्षण नियम वो हर जगह मान्य है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि दो कण के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझिए। तो आपको पता है जो बल होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। जो बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं भाई, क्या समझना है, क्या समझना है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, अगर दूरी बढ़ जाएगी तो बल घट जाएगा, दूरी घट जाएगी तो बल बढ़ जाएगा, क्योंकि दूरी और बल का उल्टा रिश्ता है। तो अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घट जाएगा। तो कम कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, कम ये हो रहा है, उसी को टिक करें, आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया से, है ना, अच्छी तरह से याद रखिएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला आप सभी देखिए, यही क्वेश्चन को वो कितनी बार पूछा, मतलब क्या फेवरेट क्वेश्चन हो गया था भाई रेलवे का, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है। इन्होंने कहा जी तो हमेशा हर जगह सेम होता है ना, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर 1 और 2 बना देते हैं कि पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, बल, और फिर बाद में जो कंडीशन दिया उसके बाद बल क्या होगा। तो पहले बल के लिए क्या होगा, जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर, और फिर अनुपात कर देते हैं, यहाँ पर d स्क्वायर भी कर सकते हो, फिर g m1 इंटू m2 r स्क्वायर। ये अलग अलग है ना, 1 2 लिख सकते हो, लेकिन g तो यूनिवर्स में सेम होता है तो वो सेम ही होगा। और बोलता है कि उनकी क्या कर रहा है, बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना, तो दूरी भी परिवर्तित नहीं कर रहा, दूरी भी काट दो। क्या कर रहा है, केवल कर रहा है द्रव्यमान को आधा कर दें, आधा कर रहा है भाई। तो ये द्रव्यमान जितना भी था m और m, ये वाले जो नए द्रव्यमान है वो पहले वाले द्रव्यमान के आधे और पहले वाले द्रव्यमान के आधे हो जाएंगे। तो अब देखिए m को जब आप काट देंगे mm से तो पूरा कट जाएगा, तो आ जाएगा 4:1। इसका मतलब पहले अगर क्षेत्रफल 4 था या पहले अगर बल 4 लग रहा था तो अब बल 1 लगेगा। मैथ्स पढ़ा के क्षेत्रफल बोल दिए, ठीक है। अगर पहले बल 4 लग रहा था तो अब बल 1 लगेगा। इसका मतलब पहले वाले बल का 1/4 हो जाएगा। या तो ऐसे याद रख सकते हो कि 1/4 हो गया है ना ये वाला, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर देखो 1 का रेशो और यहाँ पर 1/4 का रेशो, ये देखिए ना 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 का रेशो, तो 1/4 हो जाएगा पहले के कंपेरिजन में। आई होप कि ये बातें भी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है
यह कारण है। तो किसके कारण भाई? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ज़्यादा सोचना समझ रही नहीं इन क्वेश्चनों के उत्तर में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्या, 36 निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है भाई? तो यहाँ देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से तो सभी संबंध होता है, देख लेते हैं क्या है भाई, है ना। ओके, वह बल जो हमें पृथ्वी से बाधित करता है तो इसमें भी लागू होगा। हालांकि इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण जी भी काम करेगा, लेकिन नहीं, इसमें भी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण आएगा नियम, है ना। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो पृथ्वी, ये पृथ्वी अर्थ है, इसके चारों ओर मून की गति, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी काम होगा, यहाँ पर भी यूज़ है, दोनों में यूज़ है। अब इसके बाद कहाँ चलते हैं, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, हाँ बिल्कुल, ये ज्वार भाटा में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए ज्वार भाटा ना चंद्रमा सूरज इन सब के कारण होता है ना, इनके आकर्षणों के कारण, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का भी उसमें रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुक्स में होता है, मॉक टेस्ट में आता है, वो चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वीय त्वरण के कारण आता है ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार का मतलब जब लहरें उठती है और भाटा का मतलब जब लहरें डाउन होती है, समुद्री लहरें, ठीक है, उनको बोलते हैं ज्वार भाटा। उसमें जो मुख्य कारण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ज्वार भाटा का, ठीक है। तो इसमें भी रोल हुआ, इसमें भी रोल हुआ, इसमें चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, बारे बा कम बकत, ये देख रहे हो, मतलब हमने बताया जी तो हर जगह काम आता है, ठीक है, जी का रोल हर जगह, लेकिन यहाँ पर बोलता है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति। भाई चंद्रमा थोड़ी ना स्थित है, चंद्रमा के चारों ओर सूरज गति करता है, गजब है। सूरज अरे सॉरी, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, अर्थ सही तो लिखे थे भाई, अर्थ, चंद्रमा के चारों ओर अर्थ गति करती है, गलत बोल रहा है ये तो, बल्कि ये बोलना था कि अर्थ के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है, तब सही होता। तो यहाँ पर ये उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत बोल रहा है, बोलता है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, इसको बोलना था पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तब लागू होता, लेकिन इससे उल्टा बोला है इसलिए लागू नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। जी का मान खालिस्तान के साथ बढ़ता है, तो बताइए जी का मान किसके साथ बढ़ता है? आप स्मॉल जी का फॉर्मूला जानते होंगे, जी इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो जी किस किस पर डिपेंड करता है? केवल द्रव्यमान पर। आर पर भी डिपेंड करता है द्रव्यमान, क्योंकि ये तो हर जगह फिक्स होना भाई, इस पर क्या वो करना। जी का मान जो है द्रव्यमान पर और आर पर निर्भर करता है। अगर आप बोलोगे द्रव्यमान बढ़ रहा है तो बोलना जी भी बढ़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और आर का उल्टा रिश्ता है इनका, तो अगर आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक और जी, ये तो हमने दूसरा बता दिए भाई, ये वाला हमने दूसरा फॉर्मूला बता दिए यहाँ पर, लेकिन उसका तो मान ही नहीं पूछा है, यहाँ तो कुछ और रिलेशन पे पूछा है। किस रिलेशन पे पूछा है? ऊंचाई रिलेशन, आयतन का रिलेशन, आयतन का रिलेशन ऊंचाई का। तो अब इसके लिए ऊंचाई के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आप सभी जानते हो कि जी का मान कब बढ़ता है भाई, जी का मान कब बढ़ता है? ऊंचाई आप कहाँ से डिनोट करते हो? पृथ्वी के ध्रुवों से। पृथ्वी के ध्रुव से आप ऊंचाई को लेते हो ना, कि भाई कितने ऊंचा है, कितना ऊंचा है। तो अगर जितना पृथ्वी से दूर जाते जाओगे उतना ऊंचाई का, जितना ऊंचाई को दूर जाते जाओगे या फिर ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उतना जी का मान घटता जाएगा, ठीक है। ध्रुवों से लेते हो ऊंचाई, है ना, याद रखना, पृथ्वी के ध्रुव से ऊंचाई लेते हो, तो जितनी ऊंचाई पर जाते जाओगे जी का मान घटता जाएगा, और जितनी ऊंचाई नीचे आते जाओगे, नीचे इन द सेंस पोल के साइड, ये पोल है, तो अगर ऊपर से नीचे ऊंचाई को कम करते जाओगे, पोल पर लाते जाओगे, ठीक है, पोल की ओर आते जाओगे, तो क्या होता जाएगा? वहां पर जी का मान बढ़ता जाएगा। तो ऊंचाई में कमी करोगे तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ऊंचाई कहीं से भी हो सकती है, यहाँ से नीचे को और आओगे, इसको गहराई बोलते हैं और इसको ऊंचाई बोलते हैं। अगर ऊंचाई में कमी करोगे मतलब पोल के पास आओगे तो जी का मान बढ़ेगा। ये सब थोड़ा न्यूमेरिकल माइंड, लॉजिकल माइंड आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पे लाया जाता है तो उसका भार खालिस्तान है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार खालिस्तान है। वाह, आपको पता है ये पृथ्वी है और पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है ऐसे गई है ना, भारत से होकर नहीं गई विषुवत रेखा। तो जो विषुवत रेखा है, ठीक है, अच्छा विषुवत रेखा, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है। तो अब विषुवत रेखा ये है और इधर से तुम किसी को उत्तर ध्रुव पर लेकर जा रहे हो या दक्षिण ध्रुव पर लेकर जा रहे हो, मतलब पोल के पास आ रहे हो। तुम पोल के पास आ रहे हो, तो अगर पोल के पास आ रहे हो भाई तो क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा, है ना, और उसका भार बढ़े, क्योंकि जी का मान जब बढ़ेगा तो भार बराबर में क्या होता है? भार बराबर में होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो भार में, तो अगर जी का मान बढ़ेगा तो भाई भार भी बढ़ेगा। तो अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा, तो ये बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। पूरा अपना मतलब एक प्रकार से न्यूमेरिकल जैसा काम कर रहे हो। अगर आपने इतना भी सीख लिया हो ना तो आपके ये एमसीक्यूज भी कवर हो गए जो पेपर में आए थे, और साथ भी साथ जो न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं उसके लिए भी आप फॉर्मूले को समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ देखिए, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर
40,000 किलोमीटर त्रिज्या के गृहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अरे वाह, क्या लॉजिकल माइंड पूछ करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। कार्य पूछ रहा है, कार्य, गजब है। आपको पता है कि ग्रह तो अपना एक ऑर्बिट होता है, उसी पर चक्कर लगाते हैं, उसी पर चक्कर लगाते हैं, समान दूरी तय करते हैं। विस्थापन, क्योंकि कार्य बराबर में होता है बल इंटू विस्थापन, तो यहाँ तो विस्थापन जीरो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और जब विस्थापन जीरो हो गया तो यहाँ पर पूरा का पूरा सब चीज़ जीरो हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा, तो कार्य जीरो बल बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो, वो सब खाली गुमराह करने के लिए देता। अच्छा, पलायन वेग दे दिया। पलायन वेग तो आपने कितने अच्छे से याद किया है, पलायन वेग को तो आपने कितने अच्छे से याद किया कि अर्थ का पलायन वेग, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया है, मून का पलायन वेग भी आपको याद है अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको किसका याद है, और सन का तो बहुत कम पूछे लेकिन फिर भी आपने याद किया। अर्थ का पलायन वेग क्या है, 11.2 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर, सॉरी है ना, मीटर बोले होंगे तो गलत है, किलोमीटर बोलना है, किलोमीटर पर सेकेंड। मून का कितना है भाई, 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। सन का कितना है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सारे के सारे उत्तर आपको पहले ही याद करा दिए गए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया, फिर से आ गया तो रिवीजन कर लीजिए, हमने एक बार और भी याद कराया था। ठीक है, अब आइए यहाँ कर क्या पूछा गया है, भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय। यहाँ पर ना अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, समझ पा रहे हो, इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। एक ने बोला था कि जो सारे ग्रह हैं वो किसके सापेक्ष घूमते हैं, अर्थ के सापेक्ष सारे ग्रह गति करते हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कहा नहीं नहीं, अर्थ के सापेक्ष नहीं, सन के सापेक्ष सारे ग्रह गति करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिबंधित, मतलब वस्तुओं को गति के लिए प्रतिबंधित करते हैं। एक ने कहा था कि नहीं नहीं, सारे के सारे ग्रह भूमि के सापेक्ष घूमते हैं, मतलब भूमि की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और एक साइंटिस्ट आकर कहेंगे कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है बताइए, अग्रणी दूरबीन का मॉडल बिल्कुल नहीं है, प्राचीन ग्रीस धर्म से नहीं है, रोमन शास्त्र के इस सब से। अब एक ही बचा यही, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्र वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। ठीक है, तो ये क्या बताते थे, ये बताते कि या तो एक ने बताया था कि भूमि केंद्र है, तो एक बोलते हैं कि अर्थ के सापेक्ष सारे ग्रह गति करते हैं, और एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सन के सापेक्ष सारी गति करते हैं, तो ये मतलब गति से रिलेटेड है, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं ना, तो पहले कोशिश क्या करो गलत की, या सत्य ढूंढना है तो सत्य ढूंढ लो। एक ग्रह कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, एक ग्रह का कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से एक सूर्य के साथ गोलाकार है, एक कक्षा में कि दो एक बिंदु है। ठीक है, अभी क्या क्या बोल रहा है भाई, क्या क्या कर रहे हैं, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु, मतलब कई बार तो क्वेश्चन ही पढ़ने में थोड़ा सा वो लगता है कि अरे इतने बड़े बड़े ऑप्शन कौन पढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही कई बार पेपर में आ जाते हैं ऑप्शन है इतने बड़े बड़े, तो बच्चा परेशान हो जाता है, तो उसको भी समझना, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, ग्रहों के बारे में गति। ठीक है, सूर्य के साथ गोलाकार है, सूर्य के साथ अंडाकार है, मतलब सेम सेम ही लिया हुआ है। ठीक है, और बस यहाँ पर क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है, एक ग्रह की कक्षा 2 एक अन्य बिंदु से अंदर रहा है, फिर उसके साथ बोलता है अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। तो आपको पता है जो हमारे ग्रहों की गति है वो कैसी होती है, सूर्य के साथ किस तरह से गमन करती है। ठीक है, जो सूर्य के साथ होती है, कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से एक से सूर्य के साथ अंडाकार है, तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो अपना जो ग्रहों की गति है केंद्र बिंदु से कैसा बनाती है, सूर्य के साथ अंडाकार। ये तो फैक्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि सूर्य के साथ जो इनकी गति होती है वो किस तरह की दिखेगी, अंडाकार वाली गति दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये सन है और फिर अगर आप ग्रह की गति देखते तो इस तरह से रहेगी, तो वो अंडाकार में जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। हाँ, ये भी तो अंडाकार दिख रहा था, लेकिन ये अंडाकार अन्य ग्रहों के साथ, ये गलत है ना। चलिए अब आते हैं किसमें, यहाँ ये भी क्वेश्चन फंसाने वाला है, ये भी क्वेश्चन बच्चों को परेशान करने वाला है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूमेरिकल दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया है। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। तो पहले ही याद रखिए, दो प्रकार के उपग्रह जनरली आपके लिए यूज आएंगे। एक आएगा भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह कौन से ग्रह होते हैं, जो ग्रह
36,000 सॉरी, है ना, जो ग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहते हैं उन्हें आप भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, और इनका परिक्रमण काल जो होता है वो 24 घंटे का होता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। और यही बात तो यहाँ काम हो गई है, इसने 36,000 ना देकर के 35,790 दे दिया है, तो ये लगभग 36,000 के पास है ना। तो भू स्थिर उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होता है। ये फैक्ट आपके लिए याद रखना था, और वही फैक्ट आपको काम आ गया था। उसको उसने न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए इसको देख करके, ओहो क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा डेंजर टाइप का बोल दिया, है ना। 35,790। और क्या क्या याद रखना वो याद रखिए। ये तो हो गया 35,790। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिए कि भू स्थिर उपग्रह का इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। पहले तो याद रखा भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाइयों पर होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर रहते हैं, पहला फैक्ट ये है। फिर भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो कक्षीय वेग होता है वो अप्रॉक्स में 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड का होता है, और इनका जो आवर्त काल होता है वो 24 घंटे का होता है। ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने। अब आता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर देखते हैं और पढ़ते हैं। गलत बोल रहा है वस्तु का भार होना चाहिए, भाव नहीं होना चाहिए। वस्तु का भार पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर ये क्या लिखा है, वस्तु का भार, लगता है इनकम्प्लीट, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, देख लेते हैं टाइपिंग में क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है टाइपिंग में मिस्टेक है। क्या बोलता है वस्तुओं का, हाँ तो यहाँ पर ये एरर ही है भाई। ये वस्तुओं का जो भार होना चाहिए, वस्तुओं का भार ध्रुवों पर, यहाँ होना चाहिए ध्रुव। वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। वस्तु का, यहाँ पर पूर्व की जगह होना चाहिए वस्तु का भार ध्रुव होना था वहाँ पर, ठीक है। वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यही गलत है, यही गलत है, मिल गया, ये गलत है। वस्तुओं का भार ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ये गलत है ना, लिखा गलत है। वस्तुओं का भार ध्रुवों पर न्यूनतम बोल रहा है, तो ये बात गलत बोल रहा है। ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, तो यही बात गलत है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बढ़ जाओ। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर पृथ्वी का केंद्र पर जाओगे तो जी का मान 0 होगा, जी का मान 0 हो तो भार भी 0 होगा, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है m/g, ठीक है। अब बोलता है वस्तुओं को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, तो बिल्कुल सही भाई। अगर वस्तुओं को अधिक ऊंचाई पर लेकर जाओगे तो जी का मान घटेगा, और जी का मान घटेगा तो भार भी घटेगा। क्यों घटेगा, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये वाला तो हो गया क्वेश्चन ना कि क्यों घटेगा वो बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्यों घटेगा, वो सारी चीज़ आपको बता दी। तो क्या बताए थे हमने, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है भार का वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसीलिए यहाँ पर भार घटेगा, जी का मान घटेगा। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो याद रखिए अगर पृथ्वी बोले, अगर एक चीज रहेगा पृथ्वी, किन्हीं दो स्थूल वस्तु, स्थूल मतलब स्थल पर रखी वस्तुएं, किन्हीं स्थल पर रखी वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल रहेगा वो क्या कहलाएगा, मतलब अगर ये बोले किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। लेकिन अगर एक वस्तु पृथ्वी है तो उस बल को जनरली अपन गुरुत्वीय बल कह देते हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल है तो भी टिक जाएगा, या फिर गुरुत्वीय बल है। अगर कोई भी दो वस्तु है तो इनके बीच लगने वाला बल कौन सा कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, कोई भी हो, चाहे पृथ्वी हो चाहे कुछ भी हो, तो दो वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें से एक पृथ्वी है तो इसको जनरली एक स्पेशल बल का नाम भी दे सकते हो, गुरुत्वीय बल, है ना, गुरुत्वीय बल भी बोल सकते हो, उसमें कोई नो डाउट है, ठीक है। लेकिन वो भी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण ही बल है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं 46वां क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन करना है, जिसमें से 46 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है आज की क्लास में, फिर बाकी 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। कौन सा बल सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो विद्युत स्थितिक अच्छा ये क्या है, ऑप्शन दे दिया है क्या, ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया है। कौन सा बल सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो सौरमंडल की संरचना गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो भाई कोई कहीं भग जाता, सूरज यहाँ भग जाता, चंद्रमा यहाँ भग जाता, पानी यहाँ जाता वहाँ जाता, आप यहाँ उड़ते वो वहाँ उड़ता, ठीक है। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल ने पूरे सौरमंडल को बनाए रखा है। अब बोलता है निरंतर गुरुत्वाकर्षण, वाह रे वाह, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह। अब सोचो, लोग सोचेंगे कि कंटिन्यूअस जी होगा, फिर इसका मतलब तो ये होगा कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल। रुकिए,
जो ज़्यादा लॉजिक मारेगा वो ये सब कर सकता है, लेकिन ये तो गलत है ना भाई। चाहे वो निरंतर गुरुत्वाकर्षण क्यों ना बोल दे, लेकिन ऐसे कंटिन्यूस जी थोड़ी ना है, उसका नंबर ये। निरंतर का मतलब सार्वत्रिक, हमेशा यूज होने वाला, हर जगह यूज होने वाला, तो वो क्या हो जाएगा जी, जो हमेशा लगता है बल वो वाला, तो उसको कैपिटल जी से आप डिनोट करते हो, ना कि सी जी से, है ना। तो ये सब मत ले लेना। निरंतर का मतलब यहाँ पर ये बोलना चाहता हमेशा लगने वाला बल, हमेशा दो वस्तुओं के बीच लगा रहता बल, वैसा। इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ठीक है, ये बार बार कर देते क्योंकि बाजू में कहीं नॉइस होता है, कहीं कुकर की आवाज़ आ जाती है, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो उससे आपको नो डाउट आपकी पढ़ाई में कोई वो नहीं जाना चाहिए। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो कौन सी जो रासायनिक प्रतिक्रिया है, अपघटन भी रासायनिक है, ऑक्सीकरण भी है, हाइड्रोलिसिस भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी ना, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। ठीक है, तो फिजिक्स में, हालांकि आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ये तो आप फिजिक्स में जनरली पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ी ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल फिजिक्स प्रॉपर्टी है, मतलब फिजिकल है। यहाँ पर आते हैं अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। तो कैसा वजन महसूस करते हैं? जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यात्री कैसा वजन महसूस करते हैं? तो कितना करेंगे, ऑप्शन में क्या क्या है आपके सामने, फिर कुकर की आवाज़ आ गई। ठीक है, अंतरिक्ष यान में, क्योंकि अब बता दें तो अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष में वैसा वायुमंडल तो होता नहीं, जी रहेगा नहीं वहाँ पर, तो गुरुत्वीय त्वरण बहुत कम रहता है। ठीक है, जी का मान रहेगा नहीं, ना के बराबर है अंतरिक्ष में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर क्या करेंगे कि जी मतलब क्या हो जाएगा, शून्य भार महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? शून्य भार महसूस करेंगे। अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने भार को शून्य महसूस करते हैं। ठीक है, भारहीन महसूस करते हैं, तभी तो वो यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं उसके अंदर भी। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का मान आपको बताया गया है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, क्योंकि भार का जो फॉर्मूला है वो होता है मास इंटू जी। ध्रुवों पर जी का मान सार्वधिक है तो वहाँ पर भार ज़्यादा होगा, चाहे वो नॉर्थ ध्रुव हो चाहे साउथ ध्रुव हो। लेकिन आपको पता है कि केंद्र पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, तो यहाँ पर उनका मान भी 0 होगा, सबसे कम यहीं पर होगा। तो केंद्र पर क्या होगा, यहाँ पर शून्य वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, केंद्र के ऊपर जाते जाओगे तो बढ़ेगा, केंद्र से नीचे जाते जाओगे मतलब ध्रुवों की साइड जाओगे तो बढ़ेगा, ध्रुव से दूर जाओगे तो घटेगा। इतना जरूर याद रखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन में भी सिटी बच गई, लेकिन अब हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़िया, अच्छी तरह से आपने पूरी वीडियो को देखा, बढ़िया से अच्छी तरह से तैयारी करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, सब एनालाइज करिए, जो क्वेश्चन में डाउट रहता है वो पूछिए हमसे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो, और सभी दोस्तों तक शेयर करिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। चलिए जय हिंद दोस्तों। और बाकी सब कमेंट का तो बताया है ना कि देखने के बाद कमेंट जरूर करना, ताकि हमको याद रहे किसने देख लिया है। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।